हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम साइंस ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। आज हम जानेंगे मनुष्यों में रुधिर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जो मनुष्य में जो रुधिर होता है वो शरीर के बाहर का लगभग 7 से 8% भाग जो है रुधिर का होता है। जैसे कि अगर 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसमें उसके शरीर का औसतन लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। यह हम कह सकते हैं शरीर का 1/13वां भाग जो है रुधिर ही घेरे रहता है। और स्त्रियों में इसकी मात्रा जो है 20 से 25% कम हो जाती है। रुधिर जो होता है ये जो है प्लाज्मा के कारण जो है ये हल्का क्षारीय होता है। और हम कह सकते हैं कि एल्काइन होता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 होता है। यह अपारदर्शी होता है। जो हमारे शरीर में संपूर्ण जो है रुधिर वाहिनियों के द्वारा जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त फैला होता है, इसकी मोटी और महीन रक्त वाहिनियाँ जो है घना जाल के रूप में पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो जो है रुधिर की जो उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो रुधिर की उत्पत्ति जो है जब भ्रूण बनता है तो उसमें जो मेसोडर्म होती है तो उसी मेसोडर्म से ही जो है रुधिर की उत्पत्ति होती है। और अगर पूछा जाए कि रुधिर कैसा ऊतक है तो यह तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर हमारे शरीर में है जो है 2 रूपों में हम कह सकते हैं रुधिर को बांट सकते हैं। पहला तो प्लाज्मा होता है और दूसरा जो होता है वो रुधिराणु होता है। प्लाज्मा जो होता है वो शरीर में जो रुधिर होता है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है और 40 से 45% भाग हम कह सकते हैं कि रुधिराणु होते हैं। और ये प्लाज्मा जो होता है ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो रुधिराणु को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लाल रुधिराणु, दूसरा है श्वेत रुधिराणु और तीसरा है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं। तो लाल रुधिराणु को जो हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं और श्वेत रुधिराणु को जिसे हम WBC कहते हैं उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स जो होती हैं उसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। लाल रुधिराणु जो होता है जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं ये केवल कशेरुकियों में पाई जाती हैं और इनकी जो संख्या होती है रुधिर कणिकाओं में लगभग जो है रुधिर कणिकाओं में लगभग RBC 99.9% RBC ही होती है। और इसे हम जो है लाल रुधिराणु का व्यास जो होता है वो 8 माइक्रोन होता है और जो और उसकी जो मोटाई होती है वो 1.2 माइक्रोन की होती है। और इसकी आकृति जो होती है वो वृत्ताकार और चपटे तलों पे चपटी होती है और वृत्ताकार होती है। अगर हम श्वेत रुधिराणु की बात करें तो इनका व्यास जो है 10 माइक्रोन से 15 माइक्रोन होता है। ये गोल होते हैं और ये जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये रंगहीन और केंद्रकीय होते हैं जबकि RBC केंद्रक विहीन होता है। और ये संख्या में जो कुल रुधिराणुओं की संख्या है उसके ये 0.1% ही इनका ये 0.1% ही होते हैं। श्वेत रुधिराणु जो है वयस्क मनुष्य में जो है ये 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में होते हैं।
और यदि शरीर में इनकी संख्या बहुत कम हो जाए तो हम ऐसी स्थिति को ल्यूकोपीनिया कहेंगे। और अगर इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो फिर इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ये दोनों स्थितियां ही घातक होती हैं। तीसरा हमारा है रुधिर प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये जो है स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं और इनकी संख्या जो है मनुष्य में 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है और ये अति सूक्ष्म होते हैं और इनका जो व्यास होता है वो 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन होता है। ये केंद्रक विहीन तथा संकुचनशील, गोलाकार और अंडाकार सी दिखने वाली उभयोतल तस्तरीनुमा इनकी संरचना होती है। तो ये हमने ब्लड के बारे में जान लिया है कि ब्लड में हमारे जो है वो कितने प्रकार से बटा होता है और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं इससे इम्पोर्टेंस कुछ पॉइंट देखते हैं ब्लड से। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है सबसे छोटी सिरा कहलाती है। तो सबसे छोटी जो सिरा होती है वो कैपिलरी होती है और जो सबसे बड़ी सिरा होती है उसे वेन कहते हैं और जो बीच की होती है मतलब कैपिलरी और वेन के बीच में जो कैपिलरी से थोड़ा बड़ी होती है उसे वेनुस कहते हैं और सबसे बड़ी सिरा जो है वेन है और सबसे छोटी जो सिरा है वो कैपिलरी है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। रुधिर केशिकाओं में ऊतकों की कितनी परतें पाई जाती हैं? तो रुधिर केशिकाओं में जो ऊतकों की परतें हैं वो उसकी एकल परत पाई जाती है और अगर हम सेल की बात करें तो 2 तरह की सेल पाई जाती हैं। पहला है एंडोथीलियम सेल जो अंदर की तरफ पाई जाती है और दूसरा है एपिथेलियल सेल जो हम कह सकते हैं केशिका के बाहर पाई जाती है। तो ये तो सेल है जो 2 तरह की पाई जाती है पर अगर हम यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊतक पूछा गया है तो इसलिए ऊतक की जो परत होती है वो एक ही होती है और अगर सेल पूछा जाता है तो एंडोथीलियम और एपिथेलियम 2 प्रकार की सेल होती हैं। अगला देखते हैं रुधिर केशिकाओं का व्यास जो होता है वो कितना होता है। तो रुधिर केशिकाओं का जो व्यास होता है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। अगला पॉइंट हमारा है मनुष्य में रक्त स्कंदन काल कितना होता है। तो मनुष्य में जो रक्त स्कंदन काल है कह सकते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग टाइम तो वो होता है 2 से 8 मिनट। यदि हमें चोट लगती है तो जो ब्लड बहता है तो उसे रुकने में कहने का मतलब है कितना टाइम लगता है तो वो 2 से 8 मिनट है। अगला पॉइंट हमारा है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन किसके प्रभाव में बनता है। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने की जो क्रिया है तो उसे कैसे होता है वही पूछा गया है। तो इसका आंसर है सक्रिय थ्रोम्बिन। सक्रिय थ्रोम्बिन जो होता है वो जो है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है। तो अगला पॉइंट हमारा है रुधिर का थक्का जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो रुधिर का थक्का जमने के लिए कह सकते हैं कि किस विटामिन की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो रुधिर का थक्का बनने के लिए जो विटामिन होता है वो विटामिन के की भूमिका अहम होती है और इसमें कैल्शियम आयन भी सहायक करता है। कैल्शियम का कार्य केवल अस्थि का निर्माण करना ही नहीं है, वो पेशियों के संकुचन में भी हेल्प करता है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। तो अगला पॉइंट हमारा है रुधिर बना होता है। तो रुधिर हमारा किन किन से बना होता है। तो रुधिर प्लाज्मा और रुधिराणुओं से बना होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि प्लाज्मा
जो हमारा है 55% होता है और रुधिराणु जो होते हैं 40 से 45%। और रुधिराणु हमने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स। तो ये इन सबको मिलकर ये सब मिलकर जो है रुधिर बनाते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है लाल रुधिराणु का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो लाल रुधिराणु का कब्रिस्तान है प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन जिसे कहते हैं, और प्लीहा को ही हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। यहीं पे हमारा ब्लड जो लाल रुधिराणु होता है स्टोर भी होता है और वहीं पे जो है उसकी कह सकते हैं एक तरह से मरम्मत भी होती है वहीं पे, मतलब उसका मरते भी हैं, इसीलिए उसको कब्रिस्तान कहते हैं। लाल रुधिराणु का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है श्वेत रुधिराणु का केंद्रक होता है। श्वेत रुधिराणु का जो केंद्रक होता है वो किस प्रकार का होता है, पिंडकी या वक्राकार। देखिए आरबीसी जो है वो केंद्रक विहीन है और प्लेटलेट्स भी केंद्रक विहीन है, परंतु श्वेत रुधिराणु जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो इसका केंद्रक जो है पिंडकी या वक्राकार होता है। अगला पॉइंट हमारा है रुधिर प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होती है। तो रुधिर प्लेटलेट्स का जो काम होता है ये जो है रक्त जमने में मदद करता है। तो रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त को थक्का जमने में हेल्प करता है। अगला पॉइंट हमारा है रक्त वाहिनी की कौन सी परत है जो रक्त दाब को संतुलित रखती है। तो रक्त वाहिनी की जो परत है जिससे रक्त दाब संतुलित रहता है उसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। तो ये तो हमारे हो गए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमने ब्लड के बारे में जाना। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर ब्लड से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।